साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इस वक्त की टॉपिक्स क्या हैं? प्रथमेश का इंतजार करेंगे, वो अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तब तक वंदना, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? जी मनीषा, अभी बिल्कुल पैनिक है एग्री कमोडिटीज में और मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ पे। मस्टर्ड में मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। 4670 पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। 4620 का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 4695 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक सेल जो है फिर से किया जाना चाहिए। यहाँ पे 3875 के लेवल पे भी अगर हम सेलिंग करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार 3800 तक के जो टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 3910 का। तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज में फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। वरना एक और चीज जो थीम हम वॉच कर रहे हैं वो क्लियरली मॉनसून का है, क्योंकि हमने यहाँ पर जल्दी से आते हुए देखा है। 12 दिन पहले ही पूरे देश को इसने कवर किया है। और जिस तरह से बुआई का रकबा अब खरीफ में हम देख रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बढ़त चाहे वो दालों में हो चाहे खाने के तेलों में हो देखने को मिली है। और उसका असर हल्का सा बेरिश ही है प्राइसेस पर, क्योंकि खाने के तेलों में आज गिरावट देखने को मिली है। 1.5% तक की मुनाफा वसूली यहाँ पर। चने की बात करें तो वहां पर भी गिरावट है। गुआर के भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, अगर ओवरऑल एग्री इंडेक्स हम देखें या एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर देखें, क्या आगे जाकर और मुनाफा वसूली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीजें जो बदली हैं लॉकडाउन में उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर देखें तो जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर लौटे हैं, मॉनसून अर्ली है और लेबर्स की कमी नहीं है यहाँ पे रूरल एरिया में। तो ये एक बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिगर हुआ है ये फैक्ट। और देख सकते हैं कि अर्ली सोइंग हुई है, अर्ली मॉनसून और फिर अर्ली सोइंग हुई है। और जो सोइंग हुई है वो जैसे मैं सोयाबीन का डेटा देख रही थी तो सोयाबीन में काफी ज्यादा सोइंग हो चुकी है अभी तक एज कम्पेयर टू 2019। तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी चीज मुझे लग रही है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट अभी डिकपल है और यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे स्मूथ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे स्मूथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेयरिश प्रेशर बनेगा। और एक और फैक्ट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी के सिनेरियो में, मॉनसून की वजह से जो स्पॉट ट्रेड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं हो रहा है, जो कि हमारा मई या अप्रैल में देखने को मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से मॉनसून भी एक अनदर फैक्टर हो सकता है जो कि बेयरिश अभी ट्रेड में अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से चाहे ऑयल सीड्स हो, एडिबल ऑयल हो या फिर चना हो, मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग 2-3% का इनफैक्ट कल भी हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं एक प्रेशर। यानी कि काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं जिसका असर हमने यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में पड़ता हुआ देखा है। हल्की सी मंदी के साथ आज भी यहाँ पर कारोबार है। लेकिन एक खबर जो आज आई है उसके हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों को मोलासिस बेचने पर जो प्रतिबंध था वो हटा लिया है। अब कंपनियां किसी भी राज्य या देश में मोलासिस बेच पाएंगी। इसका कितना असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राहिल शेख। राहिल नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमने जिस तरह से चीनी के ऊपर तो ऑफ कोर्स काफी सारी और भी खबरें यहां पर एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था दिसंबर के महीने में उसे आज उठाते हुए देखा है, आप इसे कैसे देखते हैं? कितना असर इसका पड़ सकता है? मनीषा, शुक्रिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बधाई हमारी तरफ से, आयुक्ता की तरफ से, बिकॉज ये टाइमली डिसीजन है। अभी सोइंग भी अच्छी खासी है और मोलासिस के प्राइसेस बिकॉज ऑफ कोविड इशू काफी डिप्रेस होते जा रहे थे। मोलासिस की ऊंचाई जो थी प्राइस की वो 10,000 रुपए थी और आज 7,500 रुपए के लगभग है। महाराष्ट्र में काफी सरप्लस है और इस बैन को हटाना जरूरी था और लगभग उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट डिसीजन जो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। और जहां तक मोलासिस एक्सपोर्ट का सवाल है तो 120 से 130 डॉलर की लगभग वर्ल्ड मार्केट की पैरिटी है और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी फिलहाल तो इतनी पैरिटी बनती नहीं है। बट अगर मोलासिस को आप अगले 6 महीने से 9 महीने तक महाराष्ट्र से देखोगे तो मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख टन का एक्सपोर्ट अराउंड 120 से 130 डॉलर के लगभग होना चाहिए।
राहिल, आप ये बताइए कि इस बार तो ऑफकोर्स चीनी का उत्पादन भी यहाँ पर कम है, लेकिन अगले साल यहाँ पर ज्यादा होने की भी उम्मीद है। महाराष्ट्र से यहाँ पर काफी बेहतर बुआई के इलाके और आउटपुट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो हम कितना एक्सेस यहाँ पर देख रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि 5 से 7 लाख टन जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या वो इनफ रहेगा? क्या वो मिल्स के लिए पर्याप्त है? हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, अगर उसको देखें, हमारी डिस्टिलेशन कैपेसिटीज को देखें, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 लाख टन देने के बावजूद भी हम अपने एथेनॉल कैपेसिटीज को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। और प्राइजेस पे इतना प्रेशर भी नहीं आएगा, बिकॉज इतना मोलासिस जाना जरूरी है। अदरवाइज सीजन में अगर मोलासिस के दाम अगर बैन नहीं हटता तो काफी हद तक के गिर जाते, शायद हो सकता है 3-4 हजार रुपए पे भी आ जाते। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत टाइमली और राइट डिसीजन है कि आपने सीजन के मॉनसून को देखते हुए ही इस बैन को हटा दिया। चलिए, एक तो पॉजिटिव है कि ये काफी टाइमली है। राहिल, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, वो ये कि आज ही जिस तरह से महाराष्ट्र से खबर आई है कि 31 जुलाई तक अब यहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी स्टेट्स की भी हालत कोई बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर नहीं है। इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि फिर से वो एक डर है कि जो जिस तरह की इकोनॉमीज ओपन अप यहाँ पर हो रही थी, वहां पर एक स्लो डाउन हम आता हुआ देखेंगे, एक पॉज है। कितना असर आप इसका देखते हैं चीनी एज अ ट्रेड को और चीनी की कंजम्पशन को? क्योंकि हमने देखा था कि मार्च और अप्रैल के महीने इस सेक्टर के लिए बहुत बेहतर नहीं थे। इन हाउस डिमांड तो ठीक ठाक है, आउट ऑफ हाउस डिमांड हमने काफी हद तक यहां पर गिरते हुए देखी थी। अब आगे आने वाले 1-2 महीने में किस तरह की मांग और किस तरह के भाव रह सकते हैं? मनीषा, जून के महीने में तो शुगर का डिस्पैचेस काफी अच्छा रहा है, बिकॉज एक रूमर भी चल रहा था कि एमएसपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और पाइपलाइन स्टॉक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून, जो अप्रैल और मई कोविड के टाइम पे जो कम हो गए थे, वो डिमांड फिर से जून के महीने में हमने देखा कि पूरी तरह आ गया था और पाइपलाइन स्टॉक काफी बढ़ने भी लगी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर भी शक्कर जो है अराउंड 1.92 मिलियन से लेकर 2.1 मिलियन जो उसका मंथली कंजम्पशन है वो रहेगा। बट अगर आप ओवरऑल पूरा साल देखोगे तो मुझे लगता है 1 से 1.5 मिलियन टन को हमको मार पड़ेगी, और वो कंजम्पशन जो है वो या तो पाइपलाइन में दिखाई देगा या फिर वो हमको उस कंजम्पशन को भूलना पड़ेगा। राहिल, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली एक खबर तो अच्छी है कि महाराष्ट्र सरकार ने इमीडिएटली यहां पर कदम उठाया है। मॉनसून बेहतर है, बुआई का इलाका अच्छा है, और इससे पहले कि बहुत ज्यादा यहां पर स्टॉक इकट्ठा होना शुरू हो जाए मिलों के लिए, ऑफ कोर्स ये काफी पॉजिटिव खबर यहां पर आती हुई कि मोलासिस का एक्सपोर्ट भारत में किसी भी स्टेट में और आउटसाइड कंट्री भी अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं तो यहां पर अब मिलें कर पाएंगी। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे कि चीनी को देखते हुए अब यहां पर क्या लगता है, क्योंकि जैसे राहिल भी कह रहे थे कि एमएसपी की खबरें भी यहां पर बाजार में आई हैं कि शायद उसको भी यहां पर बढ़ाया जाए। चीनी के भाव, चीनी के स्टॉक उस वजह से भी यहां पर काफी बढ़े थे, वो भी अभी इंतजार है बाजार को। लेकिन बुआई का इलाका, जैसे आपने भी कहा, सोयाबीन में 2000% ज्यादा है, खाने के तेलों में इतना ज्यादा है, कॉटन की अगर बात की जाए तो 150% वहां पर ज्यादा है, और सेम चीज यहां पर काफी हद तक हमने केन के लिए भी आते हुए देखी है। यहां पर भी बुआई का इलाका काफी बड़ा है। जी, और मनीषा, जब बारिश अच्छी होती है तो जो केन होता है उसका जो यील्ड होता है या जो सुक्रोज का मात्रा होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो यील्ड में भी काफी अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे है जो कि मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव इस मार्केट के लिए, जो ब्राजील मार्केट है वहाँ पे वायरस का काफी इशू है, वहाँ पे लेबर इश्यूज भी यहाँ पे रहा है। तो 45 डेज डिले है वहाँ पे ब्राजील का मार्केट जो है, वो एक फायदा जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिला है, और यहाँ पे डिमांड जो है वो शिफ्ट होके आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर्स है, लेकिन जिस तरीके से रकबा बढ़ रहा है उससे मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे केप्ट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 400 से 500 तक का ये जो रेंज है उसमें ये कमोडिटी अभी फिलहाल मूव कर सकती है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल सकती है। लेकिन नजर एक यहाँ पर, जब तक हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करेंगे तो लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा, मॉनसून आगे जाके यहाँ पर कैसा रहता है, और बुआई का इलाका कैसा निकल के आता है, इन सभी चीजों पर ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि पीछे कुछ दिनों की बढ़त के बाद अब फिर से यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिला है। क्योंकि जब आप सोयाबीन और खाने के तेलों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी वहां पर थोड़े से वीक नजर आए हैं, उसका असर भी हमने यहाँ पर प्राइसेस पे पड़ता हुआ देखा है। एक नजर यहां पर कच्चे तेल पे डालना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर शुरुआती कारोबार हमने गिरावट के साथ आते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद खाने के तेलों माफ कीजिए क्रूड में हमने यहां पर फिर से बढ़त आते हुए देखी है।
क्योंकि 1.5% की गिरावट के साथ आज कच्चे तेल में यहां पर कारोबार शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि $41 अब यहां पर ब्रेंट में फिर से लौट के आया है और करीबन आधे % की तेजी यहां पर नाइमेक्स में भी देखने को मिली है और काफी हद तक वही हाल यहां पर MCX क्रूड का भी है। तो अच्छी खासी रिकवरी हमने यहां पर फिलहाल कच्चे तेल में आते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे जोड़ेंगे अपने दर्शकों के सवालों के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे उनके सवालों के जवाब। स्वागत है। प्रथमेश माल्या भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे, कच्चे तेल के बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि हमने शुरुआती कारोबार में आज गिरावट के साथ इसे खुलते हुए देखा था, उसके बाद कुछ खरीदारी यहां पर फिर से लौटी है। आप कैसे देखते हैं इन भावों को और अब आपकी इस पे स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ इकोनॉमी अभी भी अनसर्टेन है। हालांकि लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, लेकिन कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जो है अभी भी जारी करने की बात है। मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्रूड कंजम्पशन जो है जैसे चाहिए वैसे नहीं होगा, और अगर आपको कुछ करना है ट्रेड इस सिनेरियो में, मेरे ख्याल से सेल करना ही बेटर स्ट्रेटेजी होगी। अगर सेल करना है तो 2910 के आसपास आपको सेल करना होगा। 2970 का स्टॉप लगाकर नीचे में करीब 2800 के टारगेट लगाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से सेल करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। काफ़ी अनसर्टेन है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो बिकवाली की राय यहाँ पर कच्चे तेल में आगे जाकर भी जारी है और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी पूना से। पंकज नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम जी, मेरे पास फिजिकल में कॉटन सीड ऑयल केक है जी। तो मुझे ये जानना है आने वाले 3-4 महीने में सीजन एंड तक मैक्सिमम अपसाइड कितना दिख सकता है और बॉटम मैक्सिमम डाउनसाइड भी कितना है, दोनों बता दीजिए मुझे। जी, पंकज जानना चाहते हैं वंदना कि कॉटन सीड ऑयल केक में अब किस तरह के भावों की रेंज बनेगी अगले 3-4 महीने के लिए, क्या राय देंगी आप? जी मनीषा, जो मैं कहती हूँ जो पैनिक था वो यहाँ पे पास ऑन हो गया है और मुझे लग रहा है कि बीत गया है वो। 1800 मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जोन हो सकता है इस कमोडिटी के लिए। 3-4 महीने का इन्होंने टाइम पीरियड दिया, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है कॉटन ऑयल सीड केक का, और इसमें मौका मिलेगा एक बार 2250 रुपए देखने का इस कमोडिटी को, 2250 रुपए से लेके 2300 तक। लेकिन सर यहाँ पे इस लेवल को आपको टारगेट करके चलना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हायर साइड जो है अभी के सिनेरियो में मुझे नहीं लग रहा है। तो पंकज जी, वो वंदना की राय आपके लिए है कि 2250 तक के स्तरों का इंतजार करें, लेकिन अब उससे ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी दिल्ली से। पंकज जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। मैंने 4 लॉट गोल्ड के सेल कर रखे हैं 45,800 से। सोने में बिकवाली करी है प्रथमेश इन्होंने 45,800 में। उसके भाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं। हमने ऑल टाइम हाइज यहाँ पर आज भी बनते हुए देखने हैं। पंकज जी को क्या करना चाहिए? I think 2020 में it is a state wherein you should be on the buy side for most of the year. अभी इन्होंने ट्रेड लिया है और काफ़ी मेरे ख्याल से 300-400 रुपीज़ ऑलरेडी ऊपर है। अगर इनको मेरे ख्याल से ये सेल्स से निकल कर अगर बाय में आ जाए तो ये प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो अगर हमको कुछ करना है, इनको कुछ करना है, तो बाय में इनके पोजीशंस कन्वर्ट कर लेने चाहिए। 48,100 के आसपास एंट्री पॉइंट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 47,850 का। ऊपर में टारगेट 48,700 रखने चाहिए। मेरे ख्याल से गोल्ड में जो मोमेंटम अभी जारी रहेगा 49,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सेल पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। प्रथमेश, अगर एक करेक्शन आती भी है, अगर क्योंकि वन लाइन गेन तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, तो सोने में अगर कुछ करेक्शन कभी देखने को मिलती भी है तो क्या एक बिकवाली की राय एट ऑल बनती है कि हर डिप पे खरीदारी की ही राय फिलहाल है? देखिए मनीषा जी, अगर करेक्शन आता भी है तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास इंडियंस को काफ़ी प्राइड का विषय है। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, अगर वो 30,000 में हो तो और भी अच्छा है, अगर वो 50,000 में हो तो और भी बुरा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज़ नीड बेस्ड बाइंग। तो मेरे ख्याल से अगर आप 47,000 पे हो या फिर 40,000 पे हो या 44,000 पे हो, आपकी नीड के ऊपर यहाँ पे गोल्ड कंज्यूम करते हैं। अगर 44,000 आता भी है सिनेरियो में, तो मेरे ख्याल से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बट फिलहाल के केस में मोमेंटम अभी भी जारी रहेगा। 49,000 तक की पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है। तो पंकज जी, आपकी राय यही है कि आप बेचकर यहाँ पर ना चलें, अगर आप खरीद सकते हैं तो सोने में खरीदारी करके चलें। एज ऑफ नाउ सभी निवेशकों के लिए सोने का जहाँ तक हाल है यही राय है कि आप खरीदारी यहाँ पर हर डिप में बना के चलें। अब हमारे पास एक मैसेज आया है कपिल जी का, सिक्कर राजस्थान से। वंदना, ये बारले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारोबारी हैं, जानना चाहते हैं कि आगे जाके कैसे भाव रह सकते हैं।
ईयर हम लोगों ने बहुत अच्छा भाव आते हुए देखा था बारले में और एक मोमेंटम था काफी तेजी का। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक इशू यही है कि अभी जो ट्रेड्स हैं वो खुल नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने का अगर ये होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो 10 to 15% का जो अपसाइड है बाले में वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है और मतलब 250 तक की जो तेजी है वो हम यहाँ पे मान करके चल सकते हैं जो कमोडिटी में आ सकती है। तो मूवमेंट यहाँ पर भी आगे। एक और चीज़ बताइए वंदना कि जब हम बार्ले की बात करते हैं, कोर सीरियल्स की बात करते हैं, एनिमल फीड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि आगे जाके मांग कम रह सकती है, कमज़ोर रह सकती है। अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आई थिंक मैंने अपने और अपने कैरियर में इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी और आपको पता भी नहीं कि कब यहाँ पर चेंजेस आएंगे, इस तरह के हालात हैं। कैसे देखेंगे फिर हम स्पेशली एनिमल फीड वाले कमोडिटीज़ को? जी, क्योंकि यहाँ पे 1430 के करीब आ रहा है, इसलिए मैंने बोला जो मैक्सिमम हायर साइड है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1700 1750 तक आ सकता है। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो जितनी भी ऑयल सीड्स हैं इनका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम रहा है एक्सेप्ट दिस मस्टर्ड सीड का जो ऑयल केक होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो विंटर सीजन आएगा, जब ये 4th क्वार्टर आएगा 2020 का, तब जाके हम थोड़ा सा सब्सिडाइज होते हुए देख सकते हैं और विंटर्स का जो एक डिमांड है वहाँ पे एक उभर के आएगा। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्री कमोडिटीज में एक अच्छा मूव आते हुए। मुझे नहीं लग रहा है कि शुगर में भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छी मूव आएगी क्योंकि जितने भी आइसक्रीम्स वगैरह हैं लोग अभी खाना नहीं चाह रहे, कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो 4th क्वार्टर का हमें वेट करना होगा कोई भी बहुत अच्छी अपसाइड मूव के लिए। पॉइंट टेकन। और हमारे साथ एक और दर्शक भी हैं, राहुल जैन कोटा से। राहुल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम। मेरा हल्दी में पोजिशनल 2-3 महीने के हिसाब से बाइंग का इंटरेस्ट है। क्या लेवल होने चाहिए बाइंग के? जी राहुल, आपने खरीदारी की हुई है या आप करना चाहते हैं? नहीं, वेट कर रहा हूँ कोई अच्छा सा लेवल आ जाए, मतलब 2-3 महीने का वीजन है इन्वेस्टमेंट का। ओके, हल्दी में हमने कुछ सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखे भी थे। वंदना, राहुल के लिए अब यहाँ पर क्या राय है? खरीदना चाहते हैं? बेहतर लेवल्स क्या हैं वॉच करने के लिए? जी मनीषा, हल्दी की डिमांड बहुत अच्छी यहाँ पे बन के आई है और ये जो कह सकते हैं स्पाइसेस में जो इम्यून सिस्टम पे काम हो रहा है, अभी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कंजम्पशन बढ़ा है। तो पहला जो 5 महीना था उसमें एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, जबकि बाकी कमोडिटीज में एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन आया है इसमें। और जिस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मतलब टर्मरिक का मिल्क आ रहा है, टर्मरिक मिल्क आ रहा है और सब सारी फ्लेवर्स के जो मिल्क आ रहे हैं या आयुर्वेद में यूज हो रहा है, तो कंजम्पशन यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया में भी बढ़ा है और साथ साथ में इंटरनेशनल जो बाजार है उसमें भी बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से सर ये अच्छी कमोडिटी, इसने बहुत अच्छा मूव भी लिया है। 5500 से ऊपर हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था, तो 5500 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में हमारा टारगेट टर्मरिक में 6200 का है। एब्सोल्युटली, फंडामेंटल्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं और जैसे वंदना ने कहा कि जिस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है, हल्दी पानी, हल्दी दूध, तो राहुल क्लियरली आप हल्दी खरीदना चाहें तो जैसे वंदना ने कहा अच्छे लेवल्स हैं, निचले स्तरों पर खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी ने एक ऑल ओवर अगेन यहाँ पर एक नया नाम कमाया है। अब बात करते हैं जगमोहन अग्रवाल जी से जो हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। जगमोहन जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार मैम, मैं जानना चाहता हूँ मैम, मैंने जिंक में 2 लॉट बाई किया है 162 के भाव पे जुलाई वायदा में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैम आगे इसमें कब तक इसको होल्ड करना चाहिए? क्या इसमें कुछ अपसाइड देखने को मिलेगा? प्रथमेश, जिंक में खरीदारी है जगमोहन जी की 162 के लेवल्स के आसपास इन द मनी है क्योंकि 165 के स्तर फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन कितनी अपमूव यहाँ से देखने को मिल सकती है? मेरे ख्याल से 171 तक की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे दिखाई देगा। फर्स्ट इनको पढ़ा मिलेगा 167.5 पे। अगर ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो 167 पॉइंट का जो है वो वेट कर सकते हैं, वहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन इनका जो रेंज रहेगा जिंक के लिए 159 नीचे का जोन रहेगा और ऊपर वाला जोन रहेगा 169 का। तो ये जोन में जो है जिंक खेल सकता है। ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इनको 166 167 के आसपास निकल जाना चाहिए। तो जगमोहन जी, आप ऑलरेडी इन द मनी है, पैसा कमाया हुआ है आपने 2-3 रुपए ऊपर में, जैसे प्रथमेश कह रहे हैं, आप यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वो रेंज आपको ऑफ कोर्स प्रथमेश ने बताई है। प्रथमेश, अगर हम पूरे मेटल पैक की अगर बात करें तो आज अगेन काफ़ी चौपी सा ट्रेड हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। कंसर्न्स यहाँ पर हैं, सप्लाई को लेकर भी पेरू और चिली की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो खरीदारी हमने पिछले 2 महीने 3 महीने में आते हुए देखी है, अब यहाँ से ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक मनीषा, सारे सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि जो भी ये स्लो डाउन हो गया है उसको बैलेंस कर सके।
बट कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन्स में डिस्टर्बेंस है, उसके अलावा डिमांड में भी डिस्टर्बेंस है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों को बैलेंस होने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। जब तक डिमांड सिनेरियो प्री कोविड सिनेरियो जैसा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मेटल्स में ज़्यादा उम्मीद लगाए रखना अच्छी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से मेटल्स जो है करेक्शन के लिए हावी हो सकता है आने वाले समय में। अगेन सारी इकोनॉमीज में बात हो रही है सेकेंड वेव ऑफ वायरस की। अगर ये ऐसा होता है और नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज होते हैं, देन मेटल्स इज नॉट द स्पेस टू बी इन। जी हाँ, क्लियरली, और अच्छी खासी बढ़त हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए मेटल्स को और डेवलपमेंट और बेहतर न्यूज़ का इंतजार करना होगा। अगर वो नहीं आती है तो यहाँ से मुनाफा वसूली आप पूरे मेटल पैक में परहैप्स आता हुआ देखेंगे। हमारे पास एक एसएमएस आया है वंदना, ये कमल शर्मा जी का है जयपुर से। ये किसान हैं और इनके पास 100 क्विंटल गुआर सीड है। जानना चाहते हैं कि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं। रिकाउंट्स भी कम हो रहे हैं, रिकॉर्ड लो पे है और 1982 के लो पे है। तो मेरे ख्याल से जो एनर्जी पैक का जो कह सकते हैं जो उन्होंने एक्सप्लोर करना भी बंद कर दिया है, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे डेफर हो रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा साइन नहीं है गुआर काउंटर के लिए। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में इन्हें एक बार टारगेट करके चलना चाहिए 3950 का लेवल, और मुझे लग रहा है वो एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। उस लेवल पे सर आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे गुआर काउंटर में कोई बहुत बड़ी तेजी जो है 2020 में आएगी। और मैक्सिमम अगर 2020 की मैं पूरी बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 41-4200 तक का जो प्राइस लेवल है वो बस आ सकता है। ओके, तो ये लेवल्स आपको वॉच करने हैं गुआर में। एक और मैसेज हमारे पास आया है ब्रिजेश जी का मंदसौर एमपी से। प्रथमेश, इन्होंने नेचुरल गैस में खरीदारी की है 136 के लेवल्स पर, और नेचुरल गैस के भाव हमने फ्राइडे को जोरदार गिरते हुए देखे हैं। आज हल्की सी अपॉर्चुनिटी बाइंग या वैल्यू बाइंग निचले स्तरों पर जरूर देखने को मिली है, लेकिन 136 के लेवल्स पे जो इनकी खरीदारी है, अब इन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए? आई थिंक मनीषा, नेचुरल गैस के ऊपर मैं आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, यू शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड नेचुरल गैस कॉल्स। 136 पे इनकी एंट्री पॉइंट है, 116 112 का भाव आसपास का भाव है। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड नेचुरल गैस में फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए आपको आपका ट्रेड। अभी इनका रेंज है 116 112 नीचे में, और ऊपर में 133 133 इनके भाव आना मुश्किल दिखता है। आई थिंक एग्जिट इज द बेटर पॉइंट। प्रथमेश, आपकी बात सही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे दर्शक, काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जो नेचुरल गैस की पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, जिनके सवाल ऑलमोस्ट एवरी डे हम यहाँ पर लेते हैं। उनके लिए क्या राय है? बिकॉज काफ़ी वॉलेटाइल ये कमोडिटी है, पैसा बना के देती है तो भी अच्छे से, और अगर नहीं तो टूटती बहुत जल्दी है। मनीषा, मैं यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आकर्षित करना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल को लेकर जो एडवाइजरी जारी की दी थी नाइमेक्स में, वो वैसे ही सेम एडवाइजरी नेचुरल गैस को लेकर भी जारी किया है नाइमेक्स की तरफ से नेगेटिव प्राइसिंग का। तो वो पॉसिबिलिटी जो है वापस हो सकती है नेचुरल गैस में। इसीलिए नेचुरल गैस में जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से ऑलरेडी एडवाइस रह चुका है आपके प्रीवियस शोज में भी। इसीलिए नेचुरल गैस को अगर आपको ट्रेड करना है तो इट इज़ डे इन एंड डे आउट। अगर आप सुबह पोजीशंस ले रहे हो, आप शाम को जो पोजीशंस है वो काट कर चले जाए इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। इट इज़ नॉट अ कमोडिटी वेर इन यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड्स कंटिन्यूसली। इट इज़ नॉट अ कमोडिटी जहाँ पे आप 4 महीना 6 महीना या 3 महीने का व्यू ले सकते हैं। इट्स अ कमोडिटी, इट इज़ अ ट्रेडर्स बेट काइंड ऑफ कमोडिटी। एब्सोल्युटली। और अगर आप आई थिंक, जी हाँ प्रथमेश, और आई थिंक ऐसा काफ़ी सारी कमोडिटीज़ के लिए अब कहा जा सकता है, क्योंकि डे इन डे आउट यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। अनसर्टनिटी बाजार में बहुत ज़्यादा है। किस तरफ से क्या कमेंट है, क्या ट्वीट है, कैसे कोविड के नंबर्स देखने को मिलते हैं, क्या स्टिमुलस मेजर आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में आपको बहुत लंबी पोजीशंस फिलहाल नहीं बनानी चाहिए, स्पेशली नेचुरल गैस में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने रिसेंट डेज में पैसा तोड़ा है। तो क्लियरली वहाँ पर आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए और दर्शकों की उनकी एसेट्स में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।